हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 12th जो कि हमारा है फिजिक्स के पूरी किताब के जो है महत्वपूर्ण टॉपिक को बताएंगे। इस टॉपिकों को आप सभी तैयार कर लेते हैं तो आपका पूरा फिजिक्स तैयार हो जाता है। तो 6 मार्च को जैसा कि आप सभी का पेपर है, तो 6 मार्च से पहले ये जितने भी टॉपिक आप सभी को हम बताएंगे इन सबको तैयार कर लीजिएगा। टॉपिक हमारा है, देखिए, पहला है परिभाषा, इसको भी इसी वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। और महत्वपूर्ण नियम है, नियम भी आपको बताएंगे, कितने कितने आपको तैयार करने हैं, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को बताएंगे। और आपका देखिए, आपका दूसरा है अंतर, और चौथा है बहुविकल्पी, और पांचवा जो आपका है, ये आपका जो पांचवा नंबर है, पांचवा नंबर आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये 5 टॉपिक आपको बताएंगे, ये तैयार कर लिए, सब इसी में से आपका पूछेगा। तो देखिए, हम आपको जो परिभाषा है, परिभाषा कितना बताएंगे। देखिए, मात्र आपको 15 BVIMP परिभाषा को तैयार करना है, और 6 BVIMP नियम को, और 5 BVI अंतर, महत्वपूर्ण अंतर को, और 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और जितने भी आपके BIMP क्वेश्चन रिपीटेड हैं उनको मैं बताऊंगा। ये 5 टॉपिक आपको तैयार करना है, पूरा आपका फिजिक्स तैयार हो जाएगा। और बचेगा आपका न्यूमेरिकल। क्या? न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल वाला ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, जाकर प्लेलिस्ट बॉक्स में देख लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया थ्योरी, हो गया नियम, हो गया रूल्स, हो गया अंतर, हो गई, और आपका ऑब्जेक्टिव, और ये BVI क्वेश्चन। इसको इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे। तो वीडियो को इन तक देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार होने वाली है वीडियो। तो बहुत ज़्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन इनको तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे ये छोटे से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए पहला देखिए, पहला हमारा जो आपका पहला टॉपिक है वो है परिभाषा। क्या? थ्योरी यानी परिभाषा। तो परिभाषा को पहले हम चलिए देख लेते हैं। तो परिभाषा में हम, जो कि मैंने बताया, 15 महत्वपूर्ण परिभाषा आप सबको तैयार करना है, जो कि देख लीजिए। ये पहला टॉपिक हमारा 15 महत्वपूर्ण परिभाषा तैयार करना है। तो पहला हमारा जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। क्या? वैद्युत फ्लक्स की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, इसका देखिए मात्रक भी कहा है। क्या? मात्रक भी। तो उत्तर लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए एक बार फिर से समझिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या? इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत फ्लक्स को। फाई ई बराबर होता है E A। क्या? E A। अब इसका मात्रक लिख लीजिए, मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या फिर इसको हम और एक मात्रक कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या? वोल्ट मीटर, इसका भी मात्रक होता है। किसका? वैद्युत फ्लक्स का। तो वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा हो गया ये, और ये फार्मूला हो गया, और ये मात्रक हो गया। तो ये वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा और मात्रक हो गया, और फार्मूला भी। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जो आपका परिभाषा है, दूसरा परिभाषा है आपका, देखिए, वैद्युत द्विध्रुव। क्या? वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखना। क्या? वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए लिखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। देखिए, यदि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के 2 आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो, इस प्रकार बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या? यदि समान परिमाण का, मान लीजिए समान परिमाण का, ये आपका क्यू समान परिमाण का है, और विपरीत प्रकृति। क्या? विपरीत प्रकृति, यानी कि इसकी जो प्रकृति है ये विपरीत है, यानी कि ये माइनस में है, ये आपका प्लस में, यही विपरीत प्रकृति हो गया। कि 2 आवेश अति अल्प दूरी यानी r दूरी पर क्या है, स्थित हो, इस तरह जो बना ये निकाय है, इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा नंबर परिभाषा है वो देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और मात्रक लिखना। क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा और मात्रक लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो रखा परीक्षण आवेश यानी Q0 है, उस पर लगने वाला जो बल है, या पर यानी परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के क्या होता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसे कहते हैं। तो E बराबर होता है F में Q0, इसका फार्मूला है। मात्रक लिखिए, मात्रक हो जाएगा F का मात्रक, देखिए ये F है ना, यानी बल, बल का मात्रक न्यूटन होता है। Q यानी कि आवेश का मात्रक कूलम, तो ये न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये आपका परिभाषा हो गया, ये आपका फार्मूला हो गया, ये मात्रक हो गया। तो इससे नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीसरा नंबर आपका परिभाषा था। चलिए अब देखते हैं चौथा नंबर जो आपका परिभाषा, उसे देख लेते हैं। चौथा नंबर जो आपका परिभाषा है मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, देख लीजिए, दिया है संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। क्या? संधारित्र की धारिता का परिभाषा लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है। तो देखिए लिखेंगे
किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। क्या? जो संधारित्र की धारिता है, यानी कि जो एक प्लेट को दिया गया आवेश है Q और दोनों प्लेटों के बीच जो उत्पन्न हो रहा है विभवांतर यानी Q और V के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। क्या? संधारित्र की धारिता यानी Q और बटे V, ये दोनों अनुपात हो गया और बराबर में आपका ये SC हो गया संधारित्र की धारिता। तो ये आपका हो गया संधारित्र की धारिता का परिभाषा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। 5वां नंबर आपका जो परिभाषा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। 5वां नंबर परिभाषा है वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। क्या? वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका परिभाषा होगा एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य यानी W है विद्युत विभव कहलाता है। V बराबर हो जाएगा W/Q, ये इसका हो जाएगा फार्मूला। मात्रक लिख लीजिए W यानी कार्य का मात्रक जूल और आवेश Q यानी Q का आवेश यानी आवेश का मात्रक कूलाम यानी जूल प्रति कूलाम हो जाएगा इसका मात्रक। और इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट। क्या? वोल्ट किसका मात्रक होता है? वैद्युत विभव का, एक वोल्ट भी होता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। क्या? समविभव पृष्ठ की जो है परिभाषा लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समविभव पृष्ठ होता क्या है देख लीजिए। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित हुआ पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान होता है, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित हुआ पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 7वां देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखना है, मात्रक व बीमा लिखना है। मात्रक भी लिखना, बीमा लिखना है। तो इस तरह भी आपको क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, दो विपरीत आवेशों में एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझिएगा, दो विपरीत आवेश हैं। देखिए दो विपरीत आवेश है ना, एक ये आपका है एक ये, और दोनों आवेशों में एक परिमाण ले लीजिए। मान लीजिए आपका एक परिमाण ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको हटा दीजिए, प्रकृति इसके हटा दीजिए और Q ले लीजिए। ये हो गया Q ले लीजिए, और उसके जो अल्पतम बीच की अल्पतम दूरी है 2L यानी 2L, इन दोनों के गुणनफल क्या है? बराबर है। कौन? जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो ये आपका परिभाषा हो गया। अब देखिए मात्रक इसका हो जाएगा कूलाम मीटर। क्या? कूलाम मीटर, या फिर इसको और कहते हैं D/। क्या? D/। तो बीमा इसका लिख लीजिए, बीमा हो जाएगा LTA। फार्मूला आपका है P = 2QL। ये फार्मूला हो गया, ये आपका मात्रक हुआ, ये बीमा हो गया, ये परिभाषा हो गया। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक और बीमा हो गया, इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आगे हम परिभाषा अगला परिभाषा देखेंगे, परिभाषा नंबर 8 को। 8वां नंबर परिभाषा देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 8वां नंबर परिभाषा है विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। क्या? विद्युत धारा को परिभाषित करना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका 8वां नंबर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखेंगे, किसी चालक से होकर जाने वाली आवेश की धारा को विद्युत धारा कहते हैं। क्या? किसी चालक से होकर जाने वाली आवेश की धारा क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9वां नंबर देखिएगा, 9वां नंबर है 1 वोल्ट की परिभाषा लिखना। क्या? 1 वोल्ट की परिभाषा लिखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे, यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो विभव का मान 1 वोल्ट हो जाएगा। क्या? यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से, क्या? अनंत से, इन्फाइनाइट से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? विभव का एक मान वोल्ट कहेंगे। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। 10वां नंबर जो आपका BIMP है, क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखना। क्या? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण होता क्या? देखिए, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या? सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का मान जो होगा 90 अंश का होना चाहिए, वही क्रांतिक कोण कहलाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है ट्रांसफार्मर को परिभाषित कीजिए। क्या? ट्रांसफार्मर को परिभाषित कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ट्रांसफार्मर होता क्या है? देखिए ट्रांसफार्मर वैद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जाता है। क्या? ट्रांसफार्मर एक वैद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। 12वां देखते हैं, 12वां नंबर जो आपका परिभाषा है उससे देख लेते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा लिखिए। यह आपका जो है कभी काल ये पूछ लेता है, चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा लिखना है, तो इसको भी तैयार कर लीजिए।
तो ये देखिए, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए गए चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रा लिखिए। क्या स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा और मात्रा लिखना है। तो लिखेंगे किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये 13 नंबर। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर जो आपका परिभाषा है वो है लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए। क्या लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखा है। तो लिखेंगे दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता को दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। तो इसको तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है। 15वां जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है लॉरेंज बल को परिभाषित किया। लॉरेंज बल क्या होता है देखिए, जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र के जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक क्या लगता है, बल लगता है। उसी बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर आपका है, परिभाषा नंबर 15 था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैंने आप सभी को इसमें क्या बताया, पहला नंबर ये पहला नंबर जो आपका था परिभाषा, ये कंप्लीट हुआ। कितना, 15 मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा था। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है दूसरा नंबर, यानी कि नियम, क्या रूल्स। तो नियम आपको 6 तैयार करना है। क्या 6, इसको चलिए आगे देख लेते हैं। तो 6 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको देखते हैं। तो अंतर को चलिए देखते हैं। तो देखिए अंतर में आपका पहला नंबर है क्या, जो 6 महत्वपूर्ण अंतर है उसमें से पहला अंतर है नियम, ये नियम है ना। तो 6 महत्वपूर्ण नियम में पहला नियम है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल एक ना इसमें से आपको जरूर पूछे, कुछ ना कुछ इसमें जरूर पूछ लेगा। चाहे इसका फार्मूला पूछ ले, चाहे आपका इसका नियम पूछ ले, चाहे इसका परिभाषा पूछ ले। तो इस तरह आपको चाहे जैसे इस आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो इसको चलिए देख लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। तो देखिए समझिएगा, कूलाम के नियम के अनुसार, क्या कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम का नियम क्या कहता है देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के यानी कि Q1 और Q2 के गुणनफल क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की जो दूरी होती है r के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कूलाम का जो नियम है, फिर से समझिएगा। दो स्थिर बिंदु, मान लीजिए दो स्थिर बिंदु हैं, Q है और Q2 है। ये दो स्थिर बिंदु हैं और दोनों आवेशों के बीच लग रहा है क्या, बल लग रहा है। और दोनों आवेशों के यानी Q1 और Q2 के गुणनफल क्या होता है, अनुक्रमानुपाती है। नीचे देखिए Q1 और Q2 के गुणनफल क्या है, अनुक्रमानुपाती है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। तथा उनके बीच की दूरी r के क्या वर्ग, यानी कि ये बीच की दूरी है r के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बटा हो गया, यानी कि अब है व्युत्क्रमानुपाती अपन में r²। ये इसको मान लीजिए समीकरण 1। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम आपस में मिलाएंगे तो हमारा बनेगा क्या, यफ है अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपन में r²। ये बनेगा आपका, जो कि ये जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाएंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर ये अनुक्रमानुपाती है ना, तो इसको जब हटाएंगे जब ये बराबर का चिन्ह बनेगा तो यहाँ पर एक नियतांक जुड़ जाएगा। कौन नियतांक जुड़ेगा, परावैद्युत नियतांक जुड़ेगा, के जुड़ जाएगा ये। तो के बराबर होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो इसके स्थान पर इसको रख देंगे और ये आपका Q1 Q2 अपन में r²। ये इसका फार्मूला हो जाएगा कूलाम के नियम का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नियम, इसको तैयार कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ये जो है इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो इसको इस फार्मूले को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए हम दूसरा नंबर देखते हैं, जो आपका नियम है उसे देख लेते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरा नंबर जो आपका इंपॉर्टेंट नियम है वो है गॉस की प्रमेय का नियम। क्या गॉस की प्रमेय का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। गॉस के प्रमेय का नियम होता क्या, देखिए गॉस प्रमेय के नियम के अनुसार, क्या गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी φE उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश मान लीजिए Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि जो आपका ये आवेश है, ये 1/ε0 गुना होता है किसके बराबर में, φE यानी कि वैद्युत फ्लक्स के बराबर में होता है। यानी कि φE बराबर Q/ε0, ये इसका फार्मूला हो जाएगा किसका, गॉस प्रमेय के नियम का। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर जो आपका इंपॉर्टेंट नियम, उसको देख लेते हैं। तीसरा नंबर जो आपका इंपॉर्टेंट नियम है वो है लेंज का नियम। क्या लेंज का नियम, तो लेंज का नियम होता क्या, देखिए
इस नियम के अनुसार, क्या इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा होती है उसकी दिशा इस प्रकार होती है कि वे उन कारणों का विरोध करते हैं जिनके कारण की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। क्या, उसी को हम लेंज का नियम कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये नियम, इसको तैयार कर लीजिए। चौथा नंबर है फैराडे विद्युत अपघट्ट का प्रथम नियम। ये दो नियम हैं आपके, ये प्रथम और द्वितीय नियम, तो इन दोनों को तैयार करिए। प्रथम के लिए देख लेते हैं क्या है। जब किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा आवेश की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या, यानी W समानुपाती Q ये होता है। समानुपातिक चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, Z। तो ये बराबर का जब चिन्ह होगा तो यहाँ पर Z नियतांक जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा W बराबर ZQ हो जाएगा। जहाँ पर ये Z एक क्या है, नियतांक, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्या, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ये आपका फैराडे का विद्युत अपघट्ट का प्रथम नियम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद चलिए द्वितीय नियम का देख लेते हैं। द्वितीय नियम, इसका फैराडे का द्वितीय नियम यह कहता है कि क्या कहता है, विद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले जो पदार्थ की मात्रा होगी उसकी विद्युत रासायनिक है तुल्यांक के भार के समानुपाती होगी। जो आपका तुल्यांक का भार है, यानी कि मैंने बताया ना यहाँ पर ये जड़ जो है तुल्यांक नियतांक, तुल्यांक भार है ना, रासायनिक तुल्यांक है यानी जड़, इसके क्या है, बराबर है। कौन, जो आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक है इसके जो है बराबर है। क्या, फैराडे का द्वितीय नियम जो है, यानी इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होने वाली पदार्थ है उसकी मात्रा जो होती है ये W, क्या W, ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी जड़ के बराबर होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। उसके बाद देखिए जहाँ पर ये आपका W क्या है, पदार्थ की भार की मात्रा है। क्या, W जो का है पदार्थ की भार की मात्रा है, जड़ क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, मैंने वहाँ पर बता दिया है। चौथे नंबर जो नियम मैंने बताया। छठा नंबर हम देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट छठा नंबर जो नियम है वो हमारा ये है ओम का नियम। क्या, ओम का नियम। तो ओम का नियम होता क्या, देखिए ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक भौतिक अवस्था जैसे ताप हो गया, दाब आदि स्थिर रहे तो चालक किसी सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कि V बराबर RI या फिर R बराबर W अपॉन में I। क्या, V अपॉन में I। ये ओम का नियम का जो है, ये ओम का नियम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छठा नंबर नियम था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये देखिए आपका जो है दो टॉपिक कंप्लीट हुआ। कौन कौन सा, तो यहाँ पर देखिए आपका परिभाषा कंप्लीट हो गया, नियम कंप्लीट हो गया। अब हमारा रह गया है पाँचवा नंबर, क्या, सॉरी तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर आपका है अंतर। तो अंतर में आपको कितना तैयार करना, 5 अंतर मात्र आपको तैयार करना है। 5 अंतर तैयार कर लीजिए, आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए 5 अंतर कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। उसके बाद आपका चौथा नंबर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता देंगे। तो ये तीसरा नंबर टॉपिक, चलिए देख लेते हैं अंतर को। तो दूसरा नंबर और पहला नंबर टॉपिक कंप्लीट हुआ है आपका। तो चलिए अंतर को देख लेते हैं। तो देखिए आपका है जो आपका अंतर है ऊंचाई और क्या है, अपचयी ट्रांसफार्मर में अंतर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंतर है। तो देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर पहला अंतर लिखेंगे, यह निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है। कौन, जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। अपचयी ट्रांसफार्मर क्या है, ये उच्च वोल्टता को क्या कहता है, निम्न वोल्टता में बदलता है, यानी कि हाई वोल्टेज को यह है जो है लो वोल्टेज में बदलता है। और ये आपका जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है ये जो है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल देता है। ये आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ये अपचयी ट्रांसफार्मर है। तो ये आपका दूसरा देखेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर में। दूसरा देखेंगे, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जो होती है वह द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या होगी उससे कम होती है। और इसमें क्या है, अपचयी ट्रांसफार्मर में इसमें जो प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या होती है वह द्वितीय कुंडली की फेरों से क्या होती है, अधिक होती है। ये आपका दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर लिखिएगा, इसमें प्राथमिक कुंडली क्या, इसमें प्राथमिक कुंडली जो है उसकी वोल्टता द्वितीय कुंडली की वोल्टता से क्या होती है, कम होती है। और अपचयी ट्रांसफार्मर में इसमें जो प्राथमिक कुंडली की वोल्टता होती है द्वितीय कुंडली से क्या होती है, अधिक होती है। ये अंतर है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंतर है, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो ये पहला नंबर अंतर था। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर अंतर। दूसरा नंबर अंतर देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो दूसरा नंबर अंतर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा नंबर है सेल और बैटरी में अंतर। क्या, सेल और बैटरी में अंतर। सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है। देखिए एक तरफ लिखेंगे सेल, एक तरफ लिखेंगे बैटरी। तो सेल में पहला लिखेंगे, सेल एक उपकरण है। क्या, जो सेल है एक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। और बैटरी क्या है, बैटरी एक आमतौर पर एक सेलों का क्या है, समूह, यानी कि सेलों से कई सेलों से मिलकर बना होता है बैटरी।
उसके बाद देखिए सेल का दूसरा लिखेंगे, एक सेल आमतौर पर हल्की होती है। क्या जो सेल है, एक सेल होती है वो आमतौर पर क्या होती है, हल्की होती है। बैटरी में लिखेंगे, बैटरी में आमतौर पर कई सेल बड़ होते हैं, इस प्रकार इसका बड़ा आकार होता है। मैंने बताया ना, जो बैटरी है, बैटरी में आमतौर पर कई सेल उसमें होते हैं, इस प्रकार इसका जो आकार होता है बहुत बड़ा होता है। और सेल में तीसरा लिखेंगे, एक सेल कम समय के लिए बिजली आपूर्ति करता है। क्या जो सेल है वो कम समय के लिए बिजली देता है, यानी कि आपूर्ति करता है उसका। और बैटरी में लिखेंगे, बैटरी एक जो है लंबे समय तक क्या करता है, बिजली की आपूर्ति है, लंबे समय तक इसका जो बैटरी चलता है। और जो आपका है चौथा नंबर इसमें अंतर है वो है, सेल आमतौर पर सस्ते होते हैं। सेल होते हैं आमतौर पर सस्ते होते हैं, बैटरियाँ बहुत महंगी होती है। क्या बैटरी जो होती है बहुत महंगी होती है। तो ये आपका था सेल और बैटरी में अंतर, मोस्ट इंपोर्टेंट ये अंतर था दूसरा नंबर। उसके बाद चलिए हम देखते हैं तीसरा नंबर जो अंतर है। तीसरा नंबर जो अंतर है आपका वो है वैद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर। क्या वैद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक तरफ लिखिए आप वैद्युत वाहक बल, एक तरफ विभवांतर। वैद्युत वाहक बल में पहला लिखेंगे, वैद्युत वाहक बल का मान, क्या वैद्युत वाहक बल का मान सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर की तुलना में अधिक होता है। और विभवांतर में लिखेंगे, बंद परिपथ में जब सेल से धारा प्राप्त की जाती है तो सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का मान सेल के वैद्युत बल की तुलना में कम होता है। ये आपका पहला अंतर हो गया। दूसरा लिखेंगे, खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवों का अंतर ही सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाता है। और इसमें लिखेंगे विभवांतर में दूसरा, बंद परिपथ में, ये दूसरा है, तीसरा नंबर लिखिएगा, ये बंद परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवों का अंतर ही सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ये आपका दो ही अंतर लिख लीजिए, बहुत बड़ा बड़ा है इसलिए आप इसको दो ही अंतर इसमें लिखिएगा। उसके बाद हम चलिए देखते हैं चौथा नंबर जो अंतर है उसे देख लेते हैं। तो चौथा नंबर अंतर देखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चौथा नंबर अंतर भी। तो इसमें देखिए दिया है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर। क्या नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर बताना है। तो देखिए एक तरफ लिखेंगे नाभिकीय विखंडन, एक तरफ लिखेंगे नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन पहला लिखेंगे, यह क्रिया जो है भारी नाभिकों में होती है। क्या जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है भारी नाभिकों में होती है। और उस नाभिकीय संलयन में क्या है, इसकी जो क्रिया होती है हल्के नाभिकों में होती है। क्या इसकी हल्की नाभिकों में होती है नाभिकीय संलयन की क्रिया। उसके बाद नाभिकीय विखंडन दूसरा लिखेंगे, यह क्रिया साधारण ताप पर संभव है। क्या जो आपका नाभिकीय विखंडन है इसकी क्रिया है साधारण ताप पर संभव है। नाभिकीय संलयन में लिखेंगे, यह क्रिया साधारण ताप पर संभव नहीं है। किसकी क्रिया, नाभिकीय संलयन की क्रिया है साधारण ताप पर संभव नहीं है। नाभिकीय विखंडन में लिखेंगे तीसरा, इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा प्रतिशत कम है। क्या इस क्रिया में ऊर्जा प्रतिशत क्या होती है, जो है कम है। और संलयन में इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा प्रतिशत अधिक होती है। नाभिकीय विखंडन में चौथा लिखेंगे, इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। किस क्रिया को, नाभिकीय विखंडन की जो क्रिया हो रही है इसको नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन आपका नाभिकीय संलयन में इस क्रिया होती है उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो ये था आपका चौथा नंबर अंतर। चलिए जो देखते हैं पाँचवा नंबर जो कि लास्ट अंतर है उसे देख लेते हैं। पाँचवा नंबर अंतर जो है VIMP है। देखिए व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तरफ लिखेंगे व्यतिकरण, एक तरफ लिखेंगे विवर्तन। ये आपका पाँचवा नंबर है। देखिए उसके बाद व्यतिकरण में पहला लिखेंगे, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती हैं। क्या इसमें जो सभी दीप्त फ्रिंजें होती हैं एक समान तीव्रता की होती हैं। विवर्तन में क्या है, इसमें जो सभी दीप्त फ्रिंजें हैं विभिन्न तीव्रताओं की होती हैं, विभिन्न तीव्रताओं की होती है तथा तीव्रता के घटते क्रम में होती है। क्या जो तीव्रता होती है उससे घटते क्रम में होती हैं। व्यतिकरण में दूसरा लिखेंगे, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती हैं। क्या जो दीप्त फ्रिंजें होती हैं एक समान तीव्रता की होती हैं। और विवर्तन में क्या है, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें क्या होती हैं, समान चौड़ाई की नहीं होती। क्या समान चौड़ाई की नहीं होती हैं। और तीसरा लिखेंगे व्यतिकरण में, इसमें निम्नलिखित प्रायः पूर्णतया अंधकारमय होते हैं। क्या जो व्यतिकरण है इसमें जो आपका निम्नलिखित होते हैं प्रायः क्या होते हैं, पूर्णतया अंधकारमय होते हैं। विवर्तन में ऐसा कुछ नहीं होता। क्या विवर्तन में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये आपका पाँचवा नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका अंतर था। तो मैंने आप सभी को, ये आपका तीसरा टॉपिक था अंतर, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। देखिए परिभाषा कंप्लीट हो गया, नियम कंप्लीट हो गया और अंतर कंप्लीट हो गया। अब रह गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। 30 बहुत बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। ये जितने भी इंपॉर्टेंट 30 हैं इसी में से आपका आएगा। इसी जो है जितने भी आपके इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो देखिए 30 महत्वपूर्ण जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको चलिए देखते हैं। तो ये 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, चलिए इनको देख लेते हैं। तो देखिए पहला हमारा है
वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए के बार रिपीट हुआ, कितनी बार, 1 2 3 4 बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा जो कि वैद्युतशीलता का, ये होगा आपका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा पहला नंबर। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, ये आपका रिवीजन के लिए है, तो इसको रिवीजन कर लीजिए। मैं डायरेक्ट आपको बताते चलूँगा कौन सा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ये न्यूटन प्रति कूलाम है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर है विद्युत फ्लक्स का मात्रक, क्या, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर है, इसका राइट आंसर है। उसके बाद चांदी का परावर्तनांक के होता है, क्या, चांदी का परावर्तनांक के क्या होता है, ये होता है के बराबर इनफाइनाइट यानी कि अनंत होता है। उसके बाद हमारा एक धनावेश विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र होगा एक समान होगा, ये आपका पहला नंबर सही होगा। उसके बाद चलिए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन है वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम है। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के पदार्थ पर। 8वां नंबर है गतिशील आवेश उत्पन्न करता है किस पर, केवल चुंबकीय क्षेत्र पर। 9वां नंबर है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 10वां नंबर है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसको तैयार करते चलिएगा। 11वां नंबर आपका है डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं, क्या जो डोमेन है किस पदार्थ में बनते हैं, वो लौह चुंबकीय में बनते हैं। 12वां नंबर है लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है, तो ऊर्जा के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो ये आपका 12वां नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 13वां नंबर। 13 नंबर है आपका हेनरी प्रति मीटर मात्रक है, किसका मात्रक है, तो आपका चुंबकशीलता का मात्रक है। स्वप्रेरकत्व मात्रक हेनरी के समतुल्य होता है, क्या, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर होता है। 15वां है प्रेरकत्व का मात्रक है ओम सेकंड होता है। 16वां नंबर है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, क्या होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। 17 नंबर है आपका न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है माइक्रो तरंग होती है। 18 नंबर है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो बीटा किरणीय विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। 19 नंबर है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश में कलांतर होता है π/2 होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है लाल प्रकाश के लिए यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान होगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन में ही बता दिया है, परिभाषा वाला देख लीजिए जो कि क्रांतिक कोण की परिभाषा वाला, तो उसमें देखिए 90 डिग्री पर था, ये क्या 90 डिग्री अपवर्तन कोण का मान, तो इसको तैयार कर लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश से कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है, तो आवृत्ति है ये। 23 नंबर है आपका वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है, तो है ध्रुवण होती है। 24 नंबर है आपका किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती, ये आवेश पर। 25 नंबर है आपका फोटान का विराम द्रव्यमान होता है शून्य पर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर फोटान की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान का सूत्र है hb/c², ये होता है। उसको 27 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्नलिखित किस संरक्षण के नियम का पालन करता है, तो किस नियम पर, ऊर्जा के नियम पर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन 28 नंबर परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं, तो आपको कूलाम बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है अतिपरवलयाकार होता है, क्या, अतिपरवलयाकार होता है। 30 नंबर जो कि लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे देख लेते हैं। दिया है एक पी टाइप अर्धचालक होता है, कि जो एक पी टाइप अर्धचालक है वह धनावेशित होता है, क्या, धनावेशित। तो ये टोटल मैंने आप सभी को 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया जो कि रिवीजन के तौर पर। तो मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका था, इसलिए मैंने आपको जल्दी में इसको मैंने बता दिया आपको, ताकि रिवीजन हो जाए, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब चलिए हम 5वां नंबर टॉपिक देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो BIMP क्वेश्चन रिपीटेड है उनको देखते हैं। तो पहला आपका जो BIMP क्वेश्चन है वो है
आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता क्या, देखिए, किसी चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्या? किसी चालक चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा होगी उसी को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इससे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। क्या? इससे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है 9/में क्यू अपान में ए। क्या? क्यू अपान में, यानी कि क्यू यानी कि आपका आवेश है और ये आपका एरिया, यानी कि आपका देखिए आवेश का मात्रा कूलम और एरिया क्षेत्रफल का मात्रा मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर इसका जो कि मात्रक हो जाएगा। तो ये आपका जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व हो गया, ये फार्मूला हो गया, ये मात्रक हो गया। तो ये पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको पहला कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलिए देखते हैं दूसरा नंबर जो इंपॉर्टेंट है उसे देख लेते हैं। दूसरा नंबर आपका रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं? क्या रेखीय आवेश घनत्व? रेखीय आवेश घनत्व होता क्या, देखिए, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या? किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर जो वितरित आवेश की मात्रा होगी उसी को हम रेखीय आवेश से घनत्व कहते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्या? इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर होता है क्यू अपान में एल, इसका मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर। क्या? कूलम प्रति मीटर इसका जो कि हो जाएगा मात्रक। ये आपका हो गया आवेश का पृष्ठ घनत्व, ये आपका फार्मूला हो गया, ये आपका मात्रक। इसको तैयार कर लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए। क्या? वैद्युत विभव का अक्षीय रेखा में जो आपका सूत्र बनता है, व्यंजक सूत्र, उसको लिखना है। देखिए, लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का जो फार्मूला होगा V बराबर 1/4πε0 k P अपान में r²। ये फार्मूला होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, वो है आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे आवेश किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग यानी Vd तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र यानी E के अनुपात को उस आवेश की गतिशीलता कहते हैं। इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किसे? जो आपके आवेश की गतिशीलता है, इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू यानी म्यू बराबर होता है Vd अपान में, ये इसका फार्मूला होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन है, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं? क्या? जो धारा मापी है उसको वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं? देखिए उत्तर लिखेंगे, धारा मापी के प्रतिरोध को बढ़ाकर धारामापी को वोल्ट मीटर में बदला जाता है। क्या? जो धारामापी है उसके प्रतिरोध को बढ़ाकर धारामापी को क्या करते हैं? वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। क्या? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे जो द्विध्रुव आघूर्ण है उस पर लगने वाले जो बल आघूर्ण का व्यंजक सूत्र उसे लिखना है। तो फार्मूला होता है, उसका जो व्यंजक सूत्र होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा। क्या? टाउ बराबर पी साइन थीटा, ये होता है। यहाँ पर टाउ हमारा क्या है? बल आघूर्ण है, पी हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये व्यंजक सूत्र है, इसको तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां नंबर है, निर्वात की वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा लिखना है। तो मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर और बीमा हो गया m पे -1, l पे -3 और t पे 4 AP स्क्वायर। ये इसका जो है निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है और ये बीमा है, इसको तैयार कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 8 को। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, चालक किसे कहते हैं? क्या? चालक है, इसे किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर जाने वाले आवेश तथा उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है उन्हें हम चालक कहते हैं। क्या? देखिए, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर जाने वाले जो आवेश है तथा उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। 9वां नंबर देखिए, 9वां नंबर है आपका, प्रतिरोधों का संयोजन क्या? जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो क्या है? देखिए, जब एक या एक से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। क्या? जब एक या एक से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ हम जोड़ देते हैं तो उसी को हम प्रतिरोधों का क्या कहते हैं? संयोजन कहते हैं। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 9वां नंबर था। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं? क्या? वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं? इनके गुण लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होते क्या? देखिए, ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अब गुण में लिख लीजिए, गुण में पहला लिख लीजिए, ये तरंगे प्रकाश की वेग से चलते हैं। क्या? ये तरंगे जो हैं प्रकाश की वेग से चलती हैं। दूसरा लिखेंगे, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्या? इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तरंगे जो हैं त्वरित अभिसित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। तीसरा नंबर आपका इसका गुण था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 बाई, इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है।
क्वेश्चन में क्या रहा है, लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। क्या, लेंस की द्वितीय फोकस की परिभाषा देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं लिखिएगा। परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला लिखिए, परावर्ती दूरदर्शी में चमकीला प्रतिबिंब बनता है। क्या, जो परावर्ती दूरदर्शी है इसमें चमकीला प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है, परावर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन का दोष नहीं होता। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए दिया है, नाभिकीय बल किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। नाभिकीय बल होता है क्या, देखिए, नाभिक के भीतर लगने वाला जो बल है वह बल जो न्यूक्लियानो यानी P+N को बांधे रखता है उसी को हम नाभिकीय बल कहते हैं। यानी कि जो नाभिक के भीतर लगने वाला बल है वह जो है नाभिक जो न्यूक्लिक आयन होते हैं, क्या न्यूक्लिक आयन होते हैं P+N, इनको क्या करता है, बांधे रखता है। उसी बल को क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। इसकी गुण में लिखेंगे, पहला ये बल जो है आकर्षण बल होते हैं। क्या, जो नाभिकीय बल हैं वो आकर्षण बल होते हैं। दूसरा लिखेंगे, जो नाभिकीय बल हैं अत्यंत तीव्र होते हैं, ये बल अत्यधिक तीव्र होते हैं। और तीसरा लिखेंगे, ये बल लघु परिसर में होते हैं। क्या, जो नाभिकीय बल हैं लघु परिसर में होते हैं। ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन था। 14वां क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। क्या, नाभिकीय विखंडन इससे आप क्या समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वह 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या, जो नाभिकीय विखंडन है ये जब है किसी भारी नाभिकों पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वह क्या कहता है, 2 बराबर भागों क्या करता है, टूट जाता है। उसी प्रक्रिया को कहते हैं हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 15वां नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। तो क्वेश्चन है आपका, P प्रकार का अर्धचालक कैसे बनता है। क्या, जो P प्रकार का अर्धचालक है कैसे बनता है, देखिए लिखेंगे, जब शुद्ध सिलिकॉन 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य जैसे एल्यूमिनियम हो गया और बोरान हो गया, इसको मिलाते हैं तो हमारा P प्रकार का अर्धचालक बनता है। क्या, जब शुद्ध सिलिकॉन में क्या करते हैं, 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य यानी एल्यूमिनियम हो गया और बोरान, इनको जब मिलाते हैं तो हमारा P प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था 15 नंबर, जो कि मैंने आप सभी बताया। देखिए, ये आपका ये PIMP क्वेश्चन मैंने बता दिया। देखिए, मैंने आप सभी को 15 महत्वपूर्ण परिभाषा को बताया, 6 महत्वपूर्ण नियम को बताया, 5 महत्वपूर्ण अंतर को बताया, 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया, और जितने भी BIMP 15 BIMP क्वेश्चन थे उनको बताया। तो ये 5 टॉपिक आप तैयार कर लीजिए। आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आपका 100% है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। तो मैंने कम समय में इनको, जो कि आप सभी को इस टॉपिक को हल कराया, तो इसको तैयार कर लीजिए। अगर आप सभी को ये सभी समझ में आ गए हों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के वीडियो के साथ।